कि stereoisomers are the organic compounds which have the same molecular formula, यानी कि molecular formula same होगा, वो तो isomers में भी होता है जो हमने structural isomers पढ़ा था। And connectivity of atoms, जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पर भी 3 कार्बन एटम्स हैं, ये 3 कार्बन एटम, ये पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया, ये NH2 ग्रुप बन गया, ये उसका लॉन्ग पेयर है, ये हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप हो गया। क्लियर? इसमें भी यही सेम मॉलिक्यूल, लेकिन दोनों की अरेंजमेंट में फर्क है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को सेम साइड से अगर मैं रखता हूँ तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या फर्क है। देख लीजिए जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप का फर्क आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें अमाइनो ग्रुप इस साइड पर है, इसमें हाइड्रोजन ग्रुप इस साइड पर। इसको 10 दूसरे तरीके जिसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये दोनों कनेक्टिविटी में भी एक जैसे हैं, लेकिन उनकी अरेंजमेंट अलग है। इसी कार्बन पर फर्क है। इस कार्बन पर इस मॉलिक्यूल में देखें तो अमाइनो आपकी तरफ है, हाइड्रोजन मेरी तरफ है। लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल में देखें तो इसमें क्या, हाइड्रोजन आपकी तरफ है, अमाइनो मेरी तरफ है, वरना तो सारा मॉलिक्यूल पूरा एक जैसा है। तो कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स भी एक जैसी है और ये डिफर कर रहे हैं किसमें, स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस में जो उसकी अरेंजमेंट है उसमें फर्क है। कल हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़े थे। तुम्हारा इसकी 2 काइंड्स हैं, एक कहलाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो हम कल पढ़ चुके हैं, और अब है ऑप्टिकल आइसोमर्स। यहाँ पे लफ्ज ऑप्टिकल का वर्ड आ रहा है तो ऑप्टिक्स आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स चश्मा। असल में देखने से रिलेटेड कोई भी चीज होती है उसको ऑप्टिकल कहते हैं। लाइट से रिलेटेड कोई चीज होती है तो उसको ऑप्टिकल कहते हैं ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। तो अब इस मैं भी ऑप्टिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन में नहीं जा रहा, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कायरल कार्बन क्या होता है। क्योंकि इसके लिए किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए जरूरी है कि उसमें एक कायरल कार्बन, एक कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल कार्बन हमेशा कायरल सेंटर भी जरूरी नहीं है, लेकिन हम इंटरमीडिएट के लेवल पर, एफएससी के लेवल पर या ए लेवल के स्टूडेंट जो पढ़ते हैं किसी भी कंट्री के कोई सा भी बोर्ड है जो कि आपकी इक्विवेलेंट बोर्ड है, वहां पर कायरल सेंटर का मतलब कायरल कार्बन। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, आगे जिनको केमिस्ट्री पढ़ना उनके लिए बता रहा हूँ। तो बहरहाल हम यहीं पे स्पेसिफाई करके चलते हैं। तो कायरल सेंटर इज यूजुअली, मैंने इसीलिए लफ्ज यूजुअली कहा, आप चाहें तो यूजुअली का वर्ड ओमिट कर सकते हैं। तो कायरल सेंटर इज द कायरल कार्बन इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल which is bonded to 4 different atoms। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 कार्बन एटम है, ब्लैक कलर से जो है ये तीनों क्या है, कार्बन एटम है। लेकिन ये या तो 4 डिफरेंट एटम से बॉन्डेड होंगे या 4 डिफरेंट ग्रुप से। तो आप देखिए एक तरफ हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर ये NH2 ग्रुप है, ये तो हाइड्रोजन हो गया NH2 के, ये नाइट्रोजन हो गया और ये इसका लॉन्ग पेयर हो गया। ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, COOH ग्रुप, ये आपके पास मिथाइल ग्रुप हो गया। तो देखिए चारों ग्रुप डिफरेंट है एक दूसरे से, तो ये कायरल कार्बन। इसी तरीके से अगर आप ये मॉलिक्यूल अगर बोर्ड पे बना हुआ देखें तो यहाँ पर भी यही मॉलिक्यूल यहाँ पर बना है, इस सामने NH2 पर लिखा हुआ है। अल्लाह, देखिए यहाँ पर जो एक साइंटिस्ट था फिशर, तो फिशर ने कहा था कि 90 के एंगल पे शो कर सकते हैं। हालांकि आप देखिए हकीकत में 90 का एंगल नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, इसको 90 के एंगल पे शो किया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आ गया आपके पास मिथाइल ग्रुप, ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया अमाइनो NH2 ग्रुप, ये अमाइनो एसिड है। अच्छा, आपने एक और नोमेनक्लेचर पढ़ा है, कॉमन या ट्रिवियल सिस्टम। जैसे आपको पता है कि मेन फंक्शन ग्रुप से जो अटैच होता है वो अल्फा कार्बन होता है। तो अगर ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा पे अमाइनो ग्रुप में तो ऐसा अमाइनो एसिड कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। आगे हम किसी चैप्टर में तफसील से पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। तो ये इट इज वन ऑफ द अल्फा अमाइनो एसिड। इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का नाम क्या है, एलानिन। क्या नाम है, एलानिन इसका नाम है। बायोलॉजी वाले जानते हैं, प्रीमेट्री के स्टूडेंट्स। ये है लैक्टिक एसिड। यहाँ पर आप देखिए कार्बन के चारों तरफ से ग्रुप अलग है, इसी तरीके से यहाँ पर इस कार्बन में भी चारों तरफ अलग-अलग ग्रुप है। तो ये इसका मतलब है जो कायरल कार्बन उसको आमतौर पर कहा जाता है कि उसको स्टेरिक के जरिए से शो करता है, कोई से भी किसी भी तरीके से शो कर सकता है। तो ये यहाँ पर भी कायरल कार्बन है, जहाँ पे कायरल कार्बन आ गया इसका मतलब है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसका कोई दूसरा आइसोमर भी होगा। फिर ये आ गया ग्लूकोज। ग्लूकोज को बता सकता है कितने कायरल कार्बन,
सोचो 2 5 कायरल कार्बन की क्या जरूरी है? तो फिर कितने कार्बन पैरेलल में वहां पर? 4 हुए। इसका जवाब दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि देखो आप इस वाले कार्बन की वजह से डबल बॉन्ड बना दिया, तो डबल बॉन्ड बनाने वाला तो कायरल हो ही नहीं सकता हमारे सिलेबस के मुताबिक, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये तो कभी भी कायरल नहीं हो सकता कार्बन, तो कायरल कार्बन ही कभी भी नहीं हो सकता, और कायरल सेंटर भी नहीं हो सकता हमारे सिलेबस के लिहाज से। तो मैं दो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये कायरल कार्बन कभी भी नहीं हो सकता, और कायरल सेंटर कम से कम हमारे सिलेबस में नहीं हो सकता, वो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना है। क्लियर? फिर इस वाले कार्बन को देखो तो इसका एक तरफ ये ग्रुप आ गया, एक तरफ OH आ गया, एक तरफ H आ गया और एक तरफ ये पूरा ग्रुप, तो ये वाला कार्बन कायरल हो गया। और सिमिलरली ये सारे कार्बन आप देख लीजिए ये कायरल है सिवाय आपने के, क्योंकि आपने में दो ग्रुप सेम आ गए, तो इसका मतलब इसमें 4 है। इन्होंने क्या नाम है बेटा का? अब्दुल रहमान ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि यहाँ पे 4 कार्बन कायरल कार्बन हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे ये 4 कायरल कार्बन। अच्छा, अब उसके बाद वाले में ये भी ग्लूकोज ही है, लेकिन उसका नाम कुछ और है, मैं भी आगे बताऊंगा। उसमें भी वही 4 कार्बन जो है कायरल कार्बन। यहाँ पर मुझसे बनाने में गलती हो गई कि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OH है, ये OH है। असल में इसका ही मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज है। अच्छा, अब आप देखिए कि कायरल कार्बन समझ में आ गया, तो अब आ जाते हैं हम वर्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी पर। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ रोटेटिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट when this light passes the solution of the compound, जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, is called optical activity। यानी ये phenomenon, ये प्रॉपर्टी किसी कंपाउंड में तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाएगी। Why this compound is called optically active? शर्त यह है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा? रोटेट करेगा। अब पहली बात तो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? देखो लाइट जो ट्रेवल करती है ना, वो मल्टीपल प्लेन पे करती है, इस प्लेन में भी कर रही है, इस प्लेन में भी कर रही है, इस प्लेन में भी कर रही है। अब उसके लिए हम एक यूज करते हैं एनालाइजर। नहीं, ये एनालाइजर नहीं होगा, ये पोलराइजर होगा। पोलराइजर ब्रिटिश स्पेलिंग में एस से आएगा, और आप लोग जेड से लिखना चाहें आप जेड से लिख दीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। पोलराइजर क्या करेगा? इसको पोलराइज कर देगा, यानी जो मल्टीपल प्लेन में लाइट जा रही है, ये सब प्लेन्स को रोक देगा, सिर्फ एक प्लेन, एक जो प्लेन वाली लाइट है वो यहाँ से पास होगी। क्लियर? आपको पता है ना लाइट किस तरह से वेव की फॉर्म में जा रही है, तो वो वेव भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो वो इस डायरेक्शन में जो वेव जा रही है, सपोज करें कि इस वाली डायरेक्शन को वो लेकर जा रही है। अब ये लाइट कहां से गई? यानी पोलराइजर ने क्या किया? ये मल्टीपल लाइट में से सिर्फ एक जा रही है, बाकी रुक गई। अब ये जा रही है एक सॉल्यूशन में से पास हो, जब ये सॉल्यूशन में से पास होगी तो ये इसको राइट या लेफ्ट कहीं पे भी रोटेट कर सकता है, और फिर ये लाइट यहाँ पे जो एनालाइजर है वो उसे ऑब्जर्व करेगा। एनालाइजर की दूसरी तरफ में आप होंगे, हम अपनी आंख से देख रहे होंगे, तो ये इसको क्या कर रहा है? इस पूरे apparatus का नाम होता है पोलैरिस्कोप। क्या कहलाता है ये? पोलैरिस्कोप। स्कोप का वर्ड आता ही वहीं पर है जहाँ पे आप देख रहे होते हैं। पोलैरिस्कोप हम खुद देख रहे हो या किसी इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हो, तो ये लाइट को से रोटेट करती है। लेकिन ये कौन सा कंपाउंड लाइट को रोटेट करेगा? जिसके पास कम से कम एक कायरल सेंटर हो, कम से कम एक कायरल कार्बन होना जरूरी है। और कायरल कार्बन क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? जब ये सब समझ में आ गया तो फिर अब आ जाते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की तरफ, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स से पहले समझ में नहीं आ सकते। The two compounds having same molecular formula and structure, स्ट्रक्चर का मतलब है कनेक्टिविटी, देख लीजिए यहाँ पे इसको भी दे सकते हैं, but differ from each other by optical rotation। यानी जब हम इसको पोलरिस्कोप में एनालाइज करेंगे तो हमें उसकी ऑप्टिकल रोटेशन में फर्क नजर आएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि अगर हम जनरली ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो सकती हैं। हमारे सिलेबस में ऑप्टिकल आइसोमर्स सिर्फ एनेंटियोमर्स की फॉर्म में दिए गए, इसीलिए आपकी बुक में ऑप्टिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स और एनेंटियोमर्स। ठीक है, उन्होंने एक वर्ड यूज किया है और
इनैंथियोमर्स वो पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो एक ही पेयर में होंगे, यानी एक अगर राइट पर 20 डिग्री रोटेट करे तो दूसरा क्या करेगा, लेफ्ट पर 20 डिग्री रोटेट करेगा। समझ में आ रही बात? एक राइट पर रोटेट करेगा तो दूसरा लेफ्ट पर रोटेट करेगा। क्लियर? लेकिन उसकी डिग्री ऑफ रोटेशन सेम होगी और वो दोनों कंपाउंड इतने सेम होंगे कि उनकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी अलग नहीं है सिवाय इस प्रॉपर्टी के। हालांकि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती ही हैं, यहां ऐसा नहीं। एनेंथियोमर्स में मैं तमाम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एनेंथियोमर्स। तो एनेंथियोमर्स जो होते हैं, एनेंथियोमर्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी के अलावा उनकी हर चीज एक जैसी होगी। क्लियर? लेकिन उनकी केमिकल रिएक्शन उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं। उनके केमिकल रिएक्शन, अगर वो किसी एंजाइम खुद कायरल होते हैं, एंजाइम भी कायरल होते हैं, वो भी अगर वो एल अमीनो एसिड को, अगर एल अमीनो एसिड के लिए एंजाइम है, हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम वो सारे एल अमीनो एसिड के लिए बने, तो वो एल अमीनो एसिड को इनकॉर्पोरेट करके कोई प्रोटीन बना सकता है, डी अमीनो एसिड आपको देंगे और कुछ नहीं करेगा। तो ये एक्टिविटी में फर्क आ गया, यहाँ पे केमिकल एक्टिविटी में फर्क है उनके एनेंथियोमर्स की। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर दिस इज वन ऑफ द अमीनो एसिड एलानिन। अब इस एलानिन में अगर हम नोट करें, मैं इसको इस तरह से मैंने ड्रॉ किया। देखिए ये अमीनो ग्रुप हो गया, ये ऊपर वाले पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, बैक पर हाइड्रोजन हो गया, तो ये जो H होता है ये बैक को शो कर रहा होता है, नजर आ रहा है बेटा? और फ्रंट पे कौन है? मिथाइल ग्रुप है। ठीक है? अच्छा, अब दूसरे अमीनो एसिड में देखिएगा वो भी यही चीज है, लेकिन उसमें फर्क क्या है? उसमें आपका जो मिथाइल ग्रुप तो बैक पर है, लेकिन इसका मिरर इमेज है। अब आप एक चीज नोट कीजिए, ये दोनों बिल्कुल सेम है सिवाय एक कार्बन पर इन ग्रुप्स की अटैचमेंट के अलावा, अरेंजमेंट के अलावा। स्पेशल अरेंजमेंट में सिर्फ फर्क है इनकी जो स्पेस में अरेंजमेंट उसका फर्क है। अब आप एक और चीज नोट कीजिए, मैं एक और टर्म यूज कर रहा हूं, ये एनेंथियोमर्स के लिए यूज होती है, हर ऑप्टिकल आइसोमर के लिए नहीं होती, कि अगर मैं इसको इसके ऊपर रखना चाहूं तो नहीं रख पा रहा। देखो यहां पर इसके अमाइन, ठीक है अमाइन है, यहां पे कार्बोक्सिलिक, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन यहां पे दोनों अपोजिट हो गए एक दूसरे से। यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर इसमें मिथाइल ग्रुप है, जबकि इससे यहां मिथाइल है, यहां हाइड्रोजन है। इसे कहते हैं सुपर इंपोज नहीं हो रही है। अगर ये सुपर इंपोज हो जाते तो फिर ये एनेंथियोमर्स नहीं होते। तो इनका जो मिरर इमेज होता है वो इनका एनेंथियोमर नहीं होता। अभी हम लोग पार्टिकुलरली एनेंथियोमर्स के ऊपर बात कर रहा हूं। ऑप्टिकल आइसोमर्स के और भी काइंड है, डायस्ट्रियोमर्स होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसकी बात भी नहीं कर रहे। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर जो बुक में उन्होंने एक अमीनो एसिड की एग्जांपल दी है, उन्होंने पार्टिकुलरली इसको कर दिया। अब इन अमीनो एसिड की कोई स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, हम इसको एक खास नाम दे सकते हैं। अगर ये एल अमीनो एसिड है तो दूसरा डी अमीनो एसिड होगा। क्लियर? तो मेरा ये है एल एलानिन, एलानिन, और ये है डी एलानिन। अच्छा, अब यहाँ पर हमारी बुक में कैपिटल डी और कैपिटल एल लिखा हुआ है, मैंने उसकी रिप्रेजेंटेशन से लिख दिया, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक जो थोड़ी सी गलती कर दी वो ये कर दी है कि उन्होंने कहा कि जो एल है वो लिवो रोटेटरी होगा, लिखा हुआ है बुक में, आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा। एल का मतलब क्या है? तो वो बात सही हो सकती है, जैसे कि आप देखिए ग्लूकोज की केस, उन्होंने अगर इसको डी ग्लूकोज लिखा हुआ है तो सही लिखा हुआ है, ये डी ग्लूकोज। लेकिन देखो अगर कैपिटल डी है तो इससे हरगिज ये नहीं पता चल रहा कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है लेफ्ट को रोटेट कर रहा है या राइट को रोटेट कर रहा है। कैपिटल डी इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप इसको फॉलो करो। उन्होंने सिंप्लीफाई किया, आप सिंपल वे में पढ़ो, लेकिन असल में वो स्मॉल डी होता है, वो रिप्रेजेंट करता है। जो स्मॉल डी होगा
वो रिप्रेजेंट करेगा वेदर इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट और राइट। तो अगर स्मॉल डी लिखा है तो इसका मतलब है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा, राइट पे रोटेट करेगा, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे जा रही है और ये सॉल्यूशन से पास होते हुए राइट पे रोटेट कर जाएगी किसी पार्टिकुलर एंगल पर। वो एंगल जो है इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, और इसके अपनी नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर पे तो करता ही करता है, लेकिन कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो हम उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो जा नहीं रहे इस वक्त इंटरमीडिएट लेवल पर, ठीक है, इवन के ए लेवल में भी बहुत डिटेल नहीं है, बस ये है कि हाँ वो रोटेट करता है। जो राइट पे रोटेट करेगा उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटिंग। डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम या तो स्मॉल डी से शो करेंगे या फिर इसको प्लस साइन से शो कर सकते हैं, यानी कि मैं अगर मैं चाहूं तो यहां पे स्मॉल डी के बजाय प्लस ग्लूकोज लिख सकता हूं। और ये जो कैपिटल डी है किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये कैपिटल डी इसको लिखना बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ये इत्तेफाक ऐसा है कि ये कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन भी है इसकी और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी है, इसलिए अगर आपने इसको बुक वाली एग्जाम्पल को फॉलो कर लिया तो कैसा मसला नहीं, ठीक है। ये मैं उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं जिनको आगे पढ़ना है, वो बात में कंफ्यूज ना हो कि कैपिटल डी असल में सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है, जबकि स्मॉल डी रिप्रेजेंट करता है कि वेदर इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। अब दूसरा वाला देखिए, इसका 100% मिरर इमेज, ठीक है। अच्छा, मिरर इमेज में मुझे लाजमी नहीं था कि मैं इन दो मॉलिक्यूल, दो कार्बन को जो कि आपके पास कायरल कार्बन नहीं है, देखो ये कायरल कार्बन है ना, ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल है। जो ऊपर और नीचे वाले कार्बन है, यानी फर्स्ट कार्बन एंड द लास्ट कार्बन, ये तो कायरल नहीं। अगर मैं इसको नहीं भी शो करता इस तरीके से इनका मिरर इमेज तो भी सही था, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि ये 100% अपने कायरल कार्बन के रेफरेंस से क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। और अगर ये मिरर इमेज है तो फिर ये एक दूसरे के एनांटियोमर्स हैं। और अगर एक सपोज करें कि 56 डिग्री राइट पर रोटेट कर रहा है तो दूसरा 56 डिग्री लेफ्ट पर रोटेट करेगा, ये भी खास बात है एनांटियोमर्स की। अगर वो एनांटियोमर्स के अलावा डायस्ट्रियोमर्स है, एक अलग काइंड ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की, तो एक अलग बात है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। जैसे कि आप देखिए डी मैनोस डी ग्लूकोज, अलग अलग चीज, ठीक है। उनमें भी क्या होता है, सिर्फ एक जगह पर कार्बन एटम का पोजीशन का डिफरेंस होता है, वो भी ऑप्टिकल आइसोमर है लेकिन वो इसका एनांटियोमर नहीं है, ठीक है। वो एक अलग क्लास ऑफ कंपाउंड हो जाती है, उसके ऊपर क्लास हो जाए। तो अब आप ये बस समझ लीजिए जो आपकी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट या लेवल के लिए, वो क्या है कि कायरल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ठीक है, और ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्योंकि बुक में एनांटियोमर्स के रेफरेंस से कहा गया तो इसलिए इस ऑप्टिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन में हम एनांटियोमर्स का वर्ड शामिल करते हैं, वरना इतना काफी था कि उनकी ऑप्टिकल रोटेशन में फर्क है। क्लियर? सो दैट वाज ऑप्टिकल आइसोमर। और यहाँ पे आप चाहें तो एक इस तरह से प्लेन शो कर दीजिए, एक दूसरे की क्या है, मिरर। क्लियर?